जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर में आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में आज लास्ट लेक्चर होगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। आज के लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट है हमारा यील्ड कर्व का। यील्ड कर्व का कंसेप्ट थोड़ा हटके है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट से, इसलिए वो अभी हम नहीं कर रहे। वो हम कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद करेंगे, ताकि तब तक हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं हमारे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो टेस्टिंग करता है, उनके पर हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। यील्ड कर्व इसके साथ लिख लीजिए पेंडिंग। ये हमने अभी नहीं करना, 2-3 टॉपिक्स के बाद करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर कोई इशू हो, अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं होम असाइनमेंट के अलावा, तो डिस्कस कर लीजिए। क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है, फॉर्मेट आपको क्लियर है? फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, जिसमें बैंक लोन है, रिडीमेबल बॉन्ड, इरिडीमेबल बॉन्ड, फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और फिर एंड पे खास तौर पे हमने कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी थी इक्विटी की। इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे? कैपएम के जरिए से और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में विद ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ दो फार्मूला है, लेकिन हमने ये देखा कि एग्जाम में वो टेस्टिंग हमेशा कैसे करता है, विद ग्रोथ मॉडल की। अच्छा, कैपएम से भी कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से भी कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन प्राइमरी मेथड कौन सा है कॉस्ट कैलकुलेट का? कैपएम। क्वेश्चन में हमें कैसे वो यूज करवाता था दोनों मॉडल? कैपएम कैलकुलेट करवाता था, कैपएम यूज करवाता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करवाने के लिए, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैसे यूज करवाता था? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाने के लिए। क्योंकि हमने जो कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो वेट कैलकुलेट करते हैं, वो बेसिकली मार्केट वैल्यू उसके लिए चाहिए होती है। तो फॉर्मेट में भी हमने पहले मार्केट वैल्यू लिखते थे, फिर उसके बाद कॉस्ट लिखते थे, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर जी? अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट था हमारा, जिसमें डिविडेंड कैश फ्लो, डिफरेंट कैश फ्लो स्ट्रीम्स आते हैं। एक है विदाउट ग्रोथ और एक विद ग्रोथ। जब दोनों कैश फ्लो स्ट्रीम एक ही क्वेश्चन में टेस्ट करता है, पहले वो बताता है कि जी कांस्टेंट रहेगी कैश फ्लोस, फिर उसके बाद कहता है कि वो कांस्टेंट जो ग्रोथ रेट है उसके साथ ही इंक्रीज होगी। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे? पहले हम ग्रोथ वाले जो एलिमेंट होता था उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, फिर उसके बाद जो बाकी कैश फ्लोस होते थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाया करते थे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं जी। रीजन क्या है कि पहले हम क्यों ग्रोथ वाला कंपोनेंट जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं? देखें, असल में आप पहले दूसरा कैश फ्लो को भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो विदाउट ग्रोथ में है, लेकिन आना आपने फिर वही उसी जगह पे है। आप पहले ईयर 1 का कैलकुलेट कर ले प्रेजेंट वैल्यू, फिर ईयर 2 के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर ईयर 3 की करें, और फिर उसके बाद जो परपेचुटी वाला कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ले। ये भी आपको सेम फिगर देगा। और अगर आप पहले परपेचुटी वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की कैलकुलेशन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है जब दो ऑप्शंस किसी भी जगह पे मौजूद होती हैं और दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं स्टूडेंट को एक जो मुझे उसमें से जजमेंट की बेस पे बेहतर ऑप्शन लगती है वो बताता हूँ। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को दो ऑप्शंस दी जाएं, हालांकि दोनों ही आसान हो, तो स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में, इस परेशानी में पड़ जाता है कि हमने कौन सी वाली यूज करनी है या किस सिचुएशन में कौन सी वाली यूज करनी है। तो इसीलिए मैं अपने आप से ये कहा कि अगर डिफरेंट कैश फ्लो स्ट्रीम्स हों तो पहले जो ग्रोथ वाला एलिमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ताकि मुश्किल वाला काम आसान हो जाए। और कोई रीजन नहीं थी, सिर्फ ये थी कि जो मुश्किल वाला काम है वो पहले सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद बाकी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। आप अगर अपोजिट भी चलना चाहे तो उस तरीके से भी अहम चीज ये है कि हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये अहम है। पहले किसकी करनी है बाद में किसकी करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा तैयार हैं? अब ये कुछ दिनों के बाद आए हैं तो उम्मीद है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट हो सकता है आपके थोड़े वीक हो गए हों। तो इसी बहाने हम आज के इस आखिरी लेक्चर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आखिरी लेक्चर में, इन कंसेप्ट्स की क्विक रिवीजन करते हैं होम असाइनमेंट के जरिए से। तैयार हैं? कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन आपके सामने है फौरन कैलकुलेशन करनी है आपने।
ठीक है। और दरमियान में हो सकता है मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी आपसे पूछूं जो उस क्वेश्चन में टेस्ट ना हो रहे हो, लेकिन रिवीजन पर्पस के लिए मैं आपसे पूछूंगा। तैयार है बताने के लिए? चलिए जी, नहीं मान रहा। ओह, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, Abid Forge Limited AFL has issued 8,000 convertible bond of rupees 100 each at par value। अच्छा मुझे बताइए, इस तरह के क्वेश्चन में हम 8,000 के 8,000 बॉन्ड्स की इकट्ठी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि पहले एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसे 8,000 से मल्टीप्लाई करते हैं? एक ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे 8,000 की भी कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल होगी, उसमें आपको इंटरेस्ट भी सबका इकट्ठा एग्रीगेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक ही कैलकुलेट करते हैं। The bonds carry markup at the rate of 8% which is payable annually। 8% है, ये 8% क्या है? कूपन रेट किस काम आता है? इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए, क्या डिस्काउंटिंग के लिए? इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए। Each bond may be converted into 10 ordinary share of AFL in 3 years। Any bond not converted will be redeemed at rupees 115 per bond। रिडीम कर सकते हैं आप 10 ऑर्डिनरी शेयर्स में 3 साल के बाद। इसका मतलब है ये एक कन्वर्टेबल शेयर है और उसने उसकी रिडेम्पशन वैल्यू भी दे दिया है। रिडीमेबल एट पार है और कन्वर्टेबल इनटू 10 शेयर्स है। अब जिसके पास भी ये बॉन्ड है 3 साल बाद उसने क्या फैसला करना है कि रिडीम करवाऊं, बदले में कैश लूं या के कन्वर्ट। अच्छा, ये फैसला कब करना है? जब बॉन्ड इशू हुआ तब, या जब बॉन्ड मैच्योर हो रहा है? मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे। शाबाश। कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स इफ द बॉन्ड होल्डर रिक्वायर ए रिटर्न ऑफ 10%। अब ये 10% क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये है डिस्काउंट रेट, जिस डिस्काउंटिंग करनी है। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफएल्स ऑर्डिनरी शेयर ऑन द कन्वर्जन डे इज, पार्ट ए में ₹12 पर शेयर, पार्ट बी में ₹10 पर शेयर। पार्ट ए अलग सॉल्व करना है, पार्ट बी अलग सॉल्व करना है। क्या करना होगा इसमें वाला? वैल्यू कैसे? प्राइस कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है? ये कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है या प्राइस मार्केट वैल्यू कैलकुलेट? तो मार्केट वैल्यू या प्राइस क्या होती है? क्या प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। तो आपने इसके कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा, टैक्स रेट दिया इसने, आसान हो गया। टैक्स रेट दिया होता तो क्या करते हैं? ये जो 8% है ना, 8 रुपीज पर एनम इंटरेस्ट, टैक्स एडजस्ट करते हैं, उससे मल्टीप्लाई बाय 70% करते हैं, 5.6 आ जाता वो, उसके मुताबिक सॉल्व। लेकिन इसमें टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ये हमने टैक्स एडजस्टमेंट के बगैर सॉल्व करना है। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ईयर 1 में 8 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर, सॉरी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -3 और फिर प्लस जो टर्मिनल वैल्यू होगी लास्ट वाली, वो कौन सी लेनी है? हायर ऑफ कन्वर्जन या रिडेम्पशन। कन्वर्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी? 10 शेयर्स हैं 12 के 120, और रिडीम करते हैं तो 115। तो कौन से ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है? 120। क्या अंदाजा लगा लेते हैं आपकी फेवरेबल ऑप्शन कौन सी है? कन्वर्ट करवाना ज्यादा बेहतर है कि रिडीम करवाना? पता चल जाता है इसमें ऑप्शन ए में कन्वर्ट करवाना ज्यादा बेहतर है। 120 रुपये मिलेंगे वैल्यू। क्लियर? सॉल्व कर ले। क्या प्रेजेंट वैल्यू आई?
110.05 कैलकुलेशन कर दूं कि कर लिया आपने? अच्छा, एक एनएफडी के जरिए से भी तो कर सकते हैं, ये तो मैंने हर कैश फ्लो अलग करवाया ना। एनएफडी के जरिए कैसे करते हैं? 8 इंटू 1 माइनस 1.1 पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 और फिर उसको आप प्लस टर्मिनल वैल्यू जो होगी 120। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कहते हैं तो सॉल्व भी कर, पक्की बात। कोई एक स्टूडेंट जिससे सॉल्व ना हुआ हो? डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है? डिस्काउंट रेट ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंट रेट कौन से वाला यूज करते हैं? कूपन रेट नहीं, कौन सा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये कहीं पे लिख ले, फिर भूल जाएंगे आप। डिस्काउंट रेट विल बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नॉट कूपन रेट। ठीक है? कूपन रेट किस लिए होता है? डिस्काउंटिंग के लिए नहीं, एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट भी, ये कैसे सॉल्व होगा? सेम प्राइस कैलकुलेट करनी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। ये किसके इक्वल है? R8 इंटू 1 माइनस 1.1 है ना, पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस, अब की बात टर्मिनल वैल्यू क्या होगी? 115 कन्वर्जन वैल्यू, सॉरी ये रिडेम्पशन वैल्यू 115 या कन्वर्जन वैल्यू 10 इंटू 10 विच एवर इज हायर। अब की बार कौन सा हायर है? कन्वर्जन वैल्यू यानी 100 या रिडेम्पशन वैल्यू 115। तो अब की बार प्लस 115 डिवाइडेड बाय इनटू कर लेते हैं, इनटू 1.1 पावर 106.3, ये इसकी मार्केट वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए इसमें कोई नई चीज सीखी हमने? इस क्वेश्चन में कोई नई चीज नहीं थी। डिस्काउंट रेट किसको यूज करना है? कूपन रेट को यूज करना होता है ना। किसको? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के और भी 2-3 नाम हैं, ठीक है? यील्ड रेट भी बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये 56 नहीं क्वेश्चन 6 है, टाइप करते हुए आगे पीछे हो जाता है बाजू का। रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला मेरे ज़हन में फौरन आ गया, कैपम भी आ गया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी आ गया। अब डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन कौन सी देता है। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं प्रेफर किसको करूंगा? कैपम को। कह रहे कंपनी शेयर्स आर करंटली वैल्यूड एट ₹8.20 एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹0.70 पर शेयर फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। यानी हमेशा 0.70 डिविडेंड ही मिलता रहेगा, बढ़ेगा नहीं कभी, हमेशा 0.70 ही चलता रहेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं कभी नहीं। फॉरसीएबल फ्यूचर का मतलब यही है। इसका मतलब फार्मूला कौन सा है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में? विदाउट ग्रोथ का। द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड इज पेएबल इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पेएबल इन द नियर फ्यूचर एंड ये डी नॉट भी है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनकरीब पे होने वाला है, तो 8.2 क्या है? ये एक्स प्राइस है कि कम प्राइस है? कम प्राइस है। आगे चले बगैर यहां तक भी कैसे पता चल गया हमें कि ये कम प्राइस है? क्योंकि वो कह रहा है अनकरीब पेएबल है। अनकरीब पेएबल है तो इसका मतलब जो डिविडेंड अनकरीब पेएबल होता है शेयर की प्राइस में शामिल है। आगे उसने खुद से भी बता दिया, एंड शेयर प्राइस ऑफ ₹8.20 इज ए कम डिविडेंड प्राइस। ये ना भी बताता हमें फिर भी पता होता। कैसे पता होता चाहे ना भी बताता हमें? पेएबल नियर फ्यूचर। आपको बताया था रिसेंटली पेड और टू बी पेड, इन दोनों का मतलब है ये डिविडेंड नॉट है। रिसेंटली पेड और टू बी पेड, इन दोनों का मतलब क्या है? डिविडेंड नॉट है। लेकिन अगर रिसेंटली पेड है तो इसका मतलब है शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड है, डिविडेंड पे हो चुका। और रिसेंटली टू बी पेड है अगर,
कम डिविडेंड प्राइस है। यहाँ पे रिसेंटली टू डिविडेंड इज पेएबल इन नियर फ्यूचर, रिसेंटली पेएबल है। तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, हमारा क्या फार्मूला होता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट, और हमने कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है। डी नॉट क्या है 0.7, प्राइस कौन सी होती है हमारे पास, फार्मूला में कौन सी प्राइस यूज करते हैं, एक्स डिविडेंड। क्या है एक्स डिविडेंड प्राइस 8.2 माइनस 0.7, 7.5, और ये कैसे आया 8.2 माइनस 0.7, 9.3%। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई नई चीज सीखी हमने, इस क्वेश्चन में सोचे क्या नया चीज सीखी, पेएबल इन नियर फ्यूचर, इसका मतलब क्या है प्राइस कम डिविडेंड है, जैसे मैंने पहले बताया था कहीं। चलें बहरहाल क्वेश्चन 6 क्लियर है जी। क्वेश्चन 7, ये भी एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे ही उसने कहा एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेरे जहन में दो फार्मूला कौन कौन से आ गए, डीवीएम और कैपएम, नहीं कैपएम और डीवीएम। ठीक है, अगर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी के मुताबिक कैलकुलेशन कर लेंगे, और अगर दोनों की इंफॉर्मेशन दी है कैपएम, क्योंकि कैपएम इजाद ही कॉस्ट कैलकुलेट करने का, डीवीएम तो असल में उसका दूसरा पर्पस भी है ना, वैल्यू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल नाम में लिखा। कंपनी शेयर प्राइस इज ₹5.0, मेरे जहन में सवाल क्या पैदा हुआ भला, ये कम डिविडेंड है कि एक्स डिविडेंड है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन 1 ईयर्स टाइम, साल बाद पे होगा। इसका मतलब ये एक्स डिविडेंड प्राइस है, इस साल का पे हो चुका है, अगला डिविडेंड साल बाद पे होगा, इसका मतलब क्या है इस साल का डिविडेंड पे हो चुका है, तो ये है एक्स डिविडेंड प्राइस। एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4% पर ईयर इनटू द फॉरसीएबल फ्यूचर। ग्रोथ रेट क्या आ गया 4%। द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹0.45 पर शेयर। डी नॉट या D1, कैसे पता चला D1 है, सर अगले साल पे बोलो। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट, अब ये विद ग्रोथ वाला फार्मूला है ना, अब और उसने डी विद ग्रोथ डी नॉट के साथ भी कर सकते हैं, D1 के साथ भी। किसके साथ करूं, डी नॉट इंटू 1 प्लस जी, वही D1 होता है। किसके साथ करूं, डी नॉट, शाबाश, डी नॉट इंटू 1 प्लस जी वाला कौन है, ये उसने हमें क्या डिविडेंड दिया हुआ है, डी नॉट दिया है या D1 दिया हुआ है, तो फार्मूला D1 के साथ लिखेंगे डी नॉट के साथ, D1 के साथ, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी D1 डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी, यही है जी। डी नॉट क्या है 0.45, पी नॉट कौन सी चाहिए, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, और दी कौन सी है एक्स डिविडेंड ही दी है 5, और प्लस 0.4%, 13%। ठीक है, पर जब फार्मूला में परसेंटेजेस यूज करें ना, तो टिप बता रहा हूं, उसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखा करें, उसे 4% नहीं लिखना, 0.04 लिखा करें। ठीक है, ये इससे कैलकुलेशन आसान हो, वरना 4% में ना आप कैलकुलेटर में घूम जाएंगे, वो बाद में 4% में डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, वो क्वेश्चन कुछ आ जाता है आंसर। 7 में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। ओए 8 में से 8 असाइनमेंट 8 तो था ही नहीं, ये तो कर लिया था, वो तो कर, ये कौन सा जिम्बा वाला तो नहीं था, हाँ जिम्बा देखा, जिम्बा वाले में एक ही प्रॉब्लम थी क्या, वो 2 स्ट्रीम थे, वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। 9, ए कंपनी शेयर्स हैव ए करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹13.0, मेरे जहन में क्या आई बात, एक्स डिविडेंड के कम डिविडेंड, कोई बात नहीं, आगे बता देगा। द मोस्ट रिसेंट एनुअल डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड, हैज जस्ट बीन पेड, इस लाइन का दी क्यों इसने ये लाइन,
दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है, ऐसा ही है ना। उसी तरह क्वेश्चन के अंदर भी कोई भी इंफॉर्मेशन बेमकसद नहीं होती। आपको पता होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन उसने हमें किस लिए दी है, इसलिए दी है। तो ये द मोस्ट रिसेंट एनुअल डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड, किस लिए दी है? ताकि पता चले डिविडेंड पे हो चुका है, ये जो प्राइस दे रहा है वो एक्स डिविडेंड है। दिस वाज रुपीज 1.50 पर शेयर। ये क्या है? ये क्या है? डी नॉट, रिसेंटली पे हुआ डी नॉट है। तो हमारे पास डी नॉट भी आ गया, पी नॉट भी आ गया। रिक्वायर्ड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन दिस कंपनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला, यूजिंग द डीवीएम and when the annual dividend is expected to remain rupees 1.50 into the foreseeable future, remain same in foreseeable future। इस जुमले का फ्रेज का मतलब क्या है? विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ फार्मूला क्या ऊपर? डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। डी नॉट 1.50 डिवाइडेड बाय पी नॉट 13.0 लगाए फार्मूला 11.53। कैलकुलेट हो गया या कैलकुलेशन कर दूं? कैसे हुआ? बताया ना कैसे हुआ भैया? क्या दिखा आंसर किधर है? 11.53, शाबाश। डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। पार्ट बी, यूजिंग द डीवीएम and when the annual dividend is expected to grow by 4% each year in the foreseeable future। ये क्या हो गया? विद ग्रोथ। ठीक है। अब फार्मूला कैसे चेंज होगा? अब विद ग्रोथ के फार्मूला में डी नॉट लिखूं कि डी वन यूज करूं? क्योंकि दिया डी नॉट है वही यूज करना। इसको रेज कर दूं? डी नॉट इंटू 1 प्लस जे डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। डी नॉट क्या है जी? 1.50, जी 4%, 1.50 इंटू 4% 1.56 आ जाएगा। डी नॉट 1.5 इंटू 1.04 1.56 डिवाइडेड बाय पी नॉट 13, डिवाइड कर ले 13 और प्लस 0.04 16%। पहले कितनी थी? 11%। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रोथ रेट ज्यादा हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे ही है, ग्रोथ रेट ज्यादा हो तो कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, आगे चलते हैं। द कैपेम इज यूज्ड and the equity beta is 1.2, risk free cost of capital is 5% and the expected market return is 14%। कैपेम का फार्मूला क्या है? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। मार्केट रेट अब कोई नहीं बोलेगा, जिसे पूछो वही। मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट, इन दोनों को नेट करके जो फिगर आती है उसे क्या बोलते हैं? शाबाश, उसे बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। आपको याद है एक क्वेश्चन में उसने हमारे साथ दाव खेला था, मार्केट रिस्क प्रीमियम डायरेक्ट ही दे दिया था। हम उसमें से भी रिस्क फ्री रेट को लेस करने लगे थे, याद है? करने लगे थे ना? नहीं करने लगे थे, हमें पता था रिस्क। तो कैपेम में इक्विटी बीटा, तो रिस्क फ्री रेट क्या है? 5% प्लस बीटा 1.2 इंटू 14 माइनस 5 9 10.8 प्लस 5% 15.8 आया। 15.8 फार्मूला लिख दूं? भूल गए होगे सारे। अभी कैपेम का फार्मूला लिखे 15 सेकंड के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप भी लिखिए। कैपेम का फार्मूला लिखिए। किधर है? किधर है? लिख 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 किधर है? अच्छा नीचे लिखा, मैं समझा, मैं प्रिंट टाइम।
हाँ ठीक है, माइनस रिस्क फ्री। शाबाश 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 शाबाश। इक्विटी बीटा इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाए तो मार्केट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, आप बता सकते हैं इक्विटी बीटा और मार्केट वैल्यू में रिलेशनशिप क्या है? देखते हैं किसने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इक्विटी बीटा और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो बीटा चेंज होने से मार्केट वैल्यू क्यों चेंज होती है? फिर मार्केट वैल्यू कॉस्ट बढ़ेगी। अगर इक्विटी बीटा बढ़ गया कॉस्ट बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम। इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा था ना हमने क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन किए थे, ऐसे 2-3 किए थे जिसमें इक्विटी बीटा चेंज हुआ था। तो आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन सोचा नहीं होगा कि इक्विटी बीटा इंक्रीज होने से मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा है, वो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। सोचा था कि सिर्फ कैलकुलेट कर लिया था। नंबर कैलकुलेट करना ना अकाउंटेंट को सोचने की आदत ही नहीं होती। आपने सिर्फ फार्मूला पुट करके कैलकुलेशन करके आपने कहा जान छुट्टी, कि थोड़ा सोचा कि इक्विटी बीटा इंक्रीज हुआ है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। सोचा है थोड़ा सा। तो इक्विटी बीटा इंक्रीज होता है तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? कम। क्योंकि इक्विटी बीटा का बढ़ना गुड थिंग है कि बैड थिंग है? बैड थिंग कैसे है? रिस्क ज्यादा हो जाता। तो जितनी बैड थिंग कंपनी में ज्यादा होंगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जितनी बैड थिंग्स कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इक्विटी बीटा हमें क्वेश्चन में हमेशा देगा या कि कैलकुलेट करवाएगा? हमेशा देगा। लेकिन C5 लेवल पे जब आप जाएंगे वैसे कैलकुलेट करवाएगा। अगर गए नहीं, जब गए तो लगे रहे तो जाएंगे जरूर। क्यों इतना निराश होते हैं? फेल शेल बंदा होता रहता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, लगे रहे ना तो क्वालिफाई कर जाते हैं। लगे रहे तो मेहनत करते रहे और अटेम्प्ट देते रहे। तो फिर जहां पे दोनों में से कोई एक चीज भी छोड़े ना फिर फारेग है। हाँ जी, इसमें एक अजीबो गरीब चीज है। क्वेश्चन 10 में एक अजीबो गरीब चीज है। वो क्या है वो भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, करना क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड? कन्वर्टिबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? भाई, दुनिया का कोई भी सिक्योरिटी हो, चाहे शेयर्स हो चाहे बॉन्ड्स हो, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, उसकी वैल्यू क्या होती है? और ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, दुनिया की हर चीज की मार्केट वैल्यू। ठीक है? मेरी मार्केट वैल्यू क्या है? मेरी मार्केट वैल्यू क्या है? कोई है? क्या है? कि अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मैंने हर महीने जो मेरी सैलरी है, वो जितनी मेरी रीजनेबल लाइफ है, हर महीने की सैलरी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो मेरी टोटल प्रोफेशनल लाइफ की वर्थ है। नहीं, ऐसे ही नहीं है? ऐसे? हाँ कर लें, अपनी कर लें। अरे कंसेप्ट तो सेम है, एग्जाम्पल डिफरेंट है, कंसेप्ट तो सेम है ना। डिस्काउंट रेट लगा लें जो चल रहा है पाकिस्तान, 20% लगा लें। एक कंपनी हैज इशूड 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये भाई मेरे को बताएगा ये 4% क्या? सॉरी, निशाना गलत। ये 4% जो है ये क्या चीज है? ये पता है, इसको ड्रामे कर रहा है। 4% क्या है? कूपन रेट है। कूपन रेट किस काम आता है? इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। एनुअल बोला करे, क्योंकि एनुअल से पता चलेगा ये एनुअलिटी में यूज होना है। एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल से मैं थोड़ा सा डर गया, एंड पे कन्वर्जन देगा, इसका मतलब है कोई बात नहीं। That can be converted into shares in 2 years time। चलो एक चीज तो अच्छी रही, सिर्फ 2 साल का डाटा है। एन्युटी कैलकुलेट करें कि कैश फ्लो अलग कर लें? अभी भी एन्युटी 2 साल में भी है। सुभान अल्लाह। Converted into shares in 2 years time at the rate of 25 shares for every ₹100 of bond nominal value। यानी एक बॉन्ड के बदले में
25 शेयर। ये 25 क्या है, एक क्वेश्चन में 40 शेयर भी दे रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन रेट। क्या हो गया? कन्वर्जन वैल्यू नहीं है, ये रेट है। वैल्यू कैसे आएगी? जब 2 साल बाद की शेयर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द शेयर प्राइस इन 2 years टाइम विल बी रुपीज 4.25। अभी कैलकुलेट करना, अभी कैलकुलेट है। 25 इंटू 4.25, 25 और 6.25, ये उसकी कन्वर्जन वैल्यू है। इफ द बॉन्ड्स आर नॉट कन्वर्टेड they will be redeemed at par after 4 years। आफ्टर 4 नहीं, कन्वर्ट होंगे 2 साल बाद, रिडीम होंगे 4 साल बाद। क्या ऐसा मुमकिन है कि कन्वर्जन का पीरियड डिफरेंट हो और रिडेम्पशन का पीरियड डिफरेंट हो? अमूमी तौर पे याद रखिएगा सेम होते हैं। इसीलिए हम जब उनकी IRR कैलकुलेट करते हैं ना, गौर से सुनिएगा, ये ट्रिकी पॉइंट है। अमूमी तौर पे कन्वर्जन पीरियड और रिडेम्पशन पीरियड सेम होता है। इसीलिए हम जब IRR कैलकुलेट करते हैं तो जो फाइनल टर्मिनल वैल्यू है ना, वो हायर ऑफ कन्वर्जन या हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू लेते हैं। बाकी मजीद हमने कुछ भी नहीं करना होता, मजीद कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर दोनों का लाइफ डिफरेंट हो, किन दोनों की लाइफ डिफरेंट हो? कन्वर्जन की अलग हो, रिडेम्पशन की अलग, जैसा इस केस में है, तो आपको सारी की सारी, आपका क्वेश्चन एक नहीं रहता, 2 हो जाते हैं। उसने अगर क्वेश्चन में कहा है कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो आपको एक दफा IRR कन्वर्जन के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगी पूरी की पूरी, और एक दफा IRR रिडेम्पशन के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगी, फिर विच एवर इज हायर करना पड़ेगा। अब सिर्फ आखिरी वैल्यू पे रूल नहीं लगाना विच एवर इज हायर, अब क्या लगाना है? दोनों की कंप्लीट कैलकुलेशन करके फिर विच एवर इज हायर का रूल लगाना है, जब लाइफ डिफरेंट हो। नहीं समझ आई बात की? अमूमी तौर पे रिडेम्पशन लाइफ और कन्वर्जन लाइफ सेम होती है, तो उसमें हमारी कैलकुलेशन सिंपल होती है। कैसे सिंपल होती है? जो आखिरी वैल्यू है विच एवर इज हायर लगाओ, खत्म। लेकिन अगर कन्वर्जन लाइफ डिफरेंट हो और रिडेम्पशन लाइफ डिफरेंट हो, तो आप खुद सोचे क्या विच एवर इज हायर लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि लगाएंगे तो 2 साल पे लगाना है कि 4 पे लगाना है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? दोनों से अगर उसने कॉस्ट बोला है तो दोनों से IRR अलग अलग कैलकुलेट करनी है, रिडेम्पशन से अलग, कन्वर्जन। और अगर उसने मार्केट प्राइस बोला है तो दोनों से प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करनी है। यानी अब आपका क्वेश्चन एक नहीं 2 हो गए। जब लाइफ डिफरेंट होगी तो क्वेश्चन डबल हो गया। जब लाइफ डिफरेंट हो जाए ना तो फौरन आपने कहना ओह ये मेरा क्वेश्चन डबल हो गया। जब लाइफ डिफरेंट हो जाए, कन्वर्जन की लाइफ और रिडेम्पशन की लाइफ डिफरेंट, क्या बोलना है आपने? ओह मेरा क्वेश्चन डबल हो गया। अब कैसे डबल हो गया? ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक दफा आपने कन्वर्जन के साथ कैलकुलेट करनी है और एक दफा रिडेम्पशन के साथ। आगे चलते हैं। दे विल बी रिडीम आफ्टर 4 years, और ये ध्यान में रखिएगा जिसकी जो लाइफ है वही यूज करनी है। कन्वर्जन की लाइफ 2 साल है, रिडेम्पशन की लाइफ 4 साल है। कन्वर्जन के साथ 2 साल यूज करना है, रिडेम्पशन के साथ 4 साल, वाइस वर्सा नहीं करना। फिर क्या कह रहा है? द यील्ड रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स इन दीज कन्वर्टेबल इज 6%। ये क्या है? यील्ड रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी डिस्काउंट है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल ले, यील्ड रेट बोल ले, डिस्काउंट रेट बोलने की बात है। ये डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर आपने डिस्काउंट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड? भैया पहले कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 3 मिनट का टाइम है कन्वर्जन के साथ। मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी करें, देखते हैं पहले कौन करता है। एनबीडी तो अच्छा, टैक्स रेट किधर गया? तो अच्छी, ये तो अच्छी बात, गुड न्यूज है। इसका मतलब टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी, वरना मुश्किल वो भी नहीं थी। 4% के साथ उसको टैक्स एडजस्टमेंट करनी थी, लेकिन अभी 4% है और फेस वैल्यू है इसकी, नॉमिनल वैल्यू 100 है। 4 × 100 4 आ जाएगा, और ये है 2 सालों का। एनबीडी बना लेते इसकी,
एनपीटी में तो अब हम एक्सपर्ट आ गए, मैं भी एक्सपर्ट हो गया। प्रेजेंट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1.06 पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.06 और फिर प्लस लास्ट वैल्यू क्या है, कन्वर्जन वैल्यू 25 के हिसाब से है 4.25, तो कन्वर्जन वैल्यू आ गई 25 इंटू 4.25 कितना हुआ, 106.25 इंटू 1.06 पावर -2, 101.98 101.89, ये आगे कन्वर्जन के साथ। कोई प्रॉब्लम भाई, ये 106.25 कैसे आया, 25 इंटू 4. ये 1.06 कहां से आया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ, ये -2 कहां से आया, कन्वर्जन ईयर्स है, कितने सालों बाद कन्वर्ट होना है। 4 कहां से आया, कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। अब क्या करना है, ये तो आगे ऑप्शन नहीं, अब दूसरी ऑप्शन रिडेम्पशन वाली, इसमें क्या है 4 साल, n 4 ईयर्स हो गया, बाकी कूपन रेट तो सेम है और डिस्काउंट रेट तो सेम है, कूपन रेट सेम है, डिस्काउंट रेट सेम है, चेंज क्या हुआ सिर्फ n और रिडेम्पशन वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस 1.06 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस रिडीम्ड एट पार नहीं होगा, अच्छा एट पार है, नहीं दे रहे कुछ, चलो कोई बात नहीं, 100 इंटू 1.06 पावर -4 93. अब बताइए, आप जिस इन्वेस्टर के पास ये बॉन्ड है आप उसे क्या मशवरा देंगे, कन्वर्ट करवाए के रिडीम करवाए, कन्वर्ट करवाए के रिडीम करवाए, कन्वर्ट। और हर इन्वेस्टर जिसके पास ये बॉन्ड है को रैशनल इन्वेस्टर जो होशो हवास में है वो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, पहली वाली दूसरे वाली, इसीलिए हमेशा विचएवर इज हायर का रूल लगाते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा हायर वाली करेगा जो फेवरेबल है। क्लियर जी, इसमें कोई नई चीज सीखी आपने, क्या नई चीज सीखी, अगर रिडेम्पशन ईयर और कन्वर्जन ईयर डिफरेंट हो क्वेश्चन डबल हो जाएगा, अलग अलग कैलकुलेशन का, इसको लिख ले कहीं ताकि भूल ना जाए, आइंदा जब कभी ये सेंटेंस पढ़ेंगे पूरा क्वेश्चन नजरों के सामने घूम जाएगा कि ऐसे कैलकुलेशन की थी, लिख ले भाई लिख ले। हाँ एक और कंसेप्ट भैया आपने लिख लिया, पहले ये बताएं, पहले ये वाला कंसेप्ट तो पक्का कर ले, मैं उस कंसेप्ट की तरफ आता हूं। भाई पूछे भाई से क्या, हाँ रिडेम्पशन पार वैल्यू पे भी हो सकती है, प्रीमियम पे भी हो सकती है, और इनका क्वेश्चन क्या डिस्काउंट पे हो सकता है, यस डिस्काउंट पे भी हो सकता है। इशू और रिडेम्पशन दोनों तीनों ऑप्शन में हो सकती है, इशू भी एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, रिडीम भी एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट हो सकता है। तीनों ऑप्शन इशू पे भी मौजूद है, रिडेम्पशन पे भी मौजूद है। ये मार्केट कंडीशन पे और कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट डिस्काउंट हो सकता है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम हो सकता है, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिस्काउंट हो सकता है, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम हो सकता है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट डिस्काउंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर, ये समझ क्या लिखा है आपने अभी रूल, हाँ जी, 2 दफा क्वेश्चन कर, अगर रिडेम्पशन लाइफ और कन्वर्जन लाइफ डिफरेंट है
आपको क्वेश्चन 2 दफा करना पड़ेगा, एक दफा रिडेम्पशन के साथ और फिर दोनों। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन, स्टूडेंट का क्वेश्चन, तो सर आपने एक रूल बताया था कि कैलकुलेशन नहीं करनी होती हमने, जब कोई बॉन्ड इश्यूड एट पार हो और रिडीमेबल एट पार हो तो जो उसका कूपन रेट है वही उसकी आईआरआर होती है। इश्यूड एट पार, हाँ जी, वो किस लिए था? जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो। यहाँ पे वो कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया हमने? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर जी? क्लियर? यहाँ पे अगर हम इसकी कॉस्ट का कहते हैं हम, तो वो उसकी आ जाती 4% के लिहाज से। 4%। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अच्छा, हमने कोई बड़ा क्वेश्चन किया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जिसमें उसने ये डिफरेंट लाइफ वाला कंसेप्ट दिया हो? कर लेंगे, वो भी करेंगे बड़े क्वेश्चन के साथ, लेकिन कंसेप्ट आपको पता चल गया क्या करना। 11, a company has 20 million share reach with a of rupees 6.00 whose cost is 9%। शेयर्स की वैल्यू भी दे दी है, कॉस्ट भी दे दी है। मुश्किल क्वेश्चन में हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होती थी, शेयर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती थी। इस क्वेश्चन में उसने कॉस्ट भी दे दी, शेयर्स की वैल्यू भी दे दी, तो ये मुश्किल हुआ कि आसान हुआ? आसान क्वेश्चन हुआ। इट हैज डेट कैपिटल, डेट भी है कैपिटल भी है, ये क्या मतलब भाई? कभी डेट भी कैपिटल होता है भला? फाइनेंस में होता है, अकाउंटिंग में नहीं होता, फाइनेंस में होता है। ठीक है, कैपिटल की डेफिनेशन में ना सिर्फ ये कि इक्विटी है, ना सिर्फ ये कि डेट है, बैंक लोन भी है, ना सिर्फ बैंक लोन, क्रेडिटर भी है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। याद है? वर्किंग कैपिटल। हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा जो कल करना है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इट हैज डेट कैपिटल विद ए मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 80 मिलियन। डेट कैपिटल की भी मार्केट वैल्यू दे दी, एंड ए बिफोर टैक्स 6%, बिफोर टैक्स कॉस्ट, द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट इज 30%, कैलकुलेट बैक। ये उसने कुछ भी नहीं टेस्ट किया, सिर्फ आपका फॉर्मेट टेस्ट किया, क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट है। जरा दिखाएं मुझे, मैंने ये देखना है कि आप 4 कॉलम बनाते हैं इसके के 5 बनाते हैं। अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी पता चल जाता है। आपके पास टाइम है 1.5 मिनट, आपका टाइम शुरू होता है अब। नहीं चल, कर ले भाई, कर ले कर ले कर ले। कर ले, फॉर्मेट दिखा दे मेरे को, फॉर्मेट दिखा दे। हाँ ठीक है, शाबाश, मार्केट वैल्यू पहले लिखा है, शाबाश। ठीक है, किसी ने एक ही कॉलम बनाया, वो आके मेरे से शाबाश ले ले, मेरे से शाबाश ले ले आके। एक कॉलम का फॉर्मेट कौन सा होता है? खुदा का खौफ कर, फंस जाएगा उधर जाके एग्जाम में। अब इसमें क्या करना है? फॉर्मेट स्टैंडर्ड, शाबाश। ये भी बनाया आपने? हाँ मेरा भाई, शाबाश। मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट 20 मिलियन आ जाएगी शेयर्स की मार्केट वैल्यू। सॉरी 20 मिलियन नहीं आएगी, देखा मैं गलती कर गया, 20 मिलियन थोड़ा ही आएगी, वो तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। वैल्यू आएगी 20 मिलियन इंटू 6, 120 मिलियन, और डेट की वैल्यू 80 मिलियन, दोनों हो जाएंगे 200 मिलियन, यानी 60% और 40%। ऐसे ही है क्या? मतलब 6 इंटू 20 120 और नीचे 80, नीचे 200, 120, 80, 200। कॉस्ट क्या होगी? 120 की 9% है और 80 मिलियन की 6% है, 4.2% है। 6% इंटू 70%, 4.2% है। ठीक है, और अब वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी? 120 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 9%, 5.4%।
और 80 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 4.2%, 1.68%। दोनों को ऐड कर लें। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखी हमने? कोई नहीं, सिर्फ फॉर्मेट हमें पहले से पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं सीखी, फॉर्मेट ही था सिर्फ। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से? हाँ, इसमें वेटेड एवरेज निकालने हैं। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन जहां तक मुझे याद पड़ता है, यहाँ तो वो सिर्फ हमसे उसने कॉस्ट कैलकुलेट करवाई है, यहाँ सिर्फ मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाई है सिंगल सिक्योरिटीज की। यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन का ना एनालिसिस किया करें, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती है। सिर्फ ये कैलकुलेशन ही नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को समझे भी, ठीक है। इससे हम एक रफ सा एस्टीमेट, जब आप ये समझना शुरू कर देंगे ना, तो आप रफ सा एस्टीमेट लगा लिया करेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, रीजनेबल आपको डायरेक्शन उसकी नजर आ जाती है सॉल्यूशन की। ठीक, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आपकी ग्रिप है? अब आप समझते हैं कि आई कैप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों को शेयर किया गया था एलएम, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अब ये बात ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप लोगों के साथ एलएमएस की डिटेल शेयर की गई थी, यूआरएल कम्युनिटी में, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। तो आप कितने स्टूडेंट्स ने जाके एक्सेस किया एलएमएस को? अच्छा हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लें, क्योंकि अब आपको एक और चीज़ ऐड करनी है आपके कोर्स में, एक और चीज़ ऐड करनी है, वो होगी आपकी डेली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ऑनलाइन टेस्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा बेतहाश क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही, आसान क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, आई कैप के क्वेश्चन, पास पेपर के क्वेश्चन, इंपोर्टेड क्वेश्चन, लोकल क्वेश्चन, हाँ ब्रॉड क्वेश्चन, सारे का ये आपने प्रैक्टिस आज आपने लाजमी कर लेना। बाकी फर्दर हम इसको अपलोड करके मैं कम्युनिटी में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, और ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी, लेकिन चूंकि इनका एलएमएस ऑलरेडी बना हुआ है तो डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों का चूंकि एलएमएस हमने अलग से बनाया है जिसमें लेक्चर नहीं हुआ करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन डेवलप ना कीजिएगा, वो तो फिर ऑनलाइन में फिजिकल में फर्क क्या रह गया? लेक्चर सिर्फ आपके रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज भी सेलेक्टेड नहीं फिर भी नहीं होंगे। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।